Hello students, we are continuing holding company accounts. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं adjustment of dividends paid by subsidiary company. It means whenever a subsidiary company pays dividends, how these are adjusted in the books of holding company for consolidation purpose. So let us see. So we know that we are given current year. और करंट ईयर जब आपको मेंशन किया होता है देन वी हैव टू सी व्हाट इज अवर कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं आपके प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन। तो दीज आर आल्सो कहा जाएगी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। सो सेकंड इज अवर रेवेन्यू प्रॉफिट्स। दीज आर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। When subsidiary company will pay dividend to equity shareholders, normally dividend paid by subsidiary company, it is of two types. Dividend paid by subsidiary company, S company. So first is, so sometimes a company will pay dividend for a previous year. It means that one is paid out of capital profits or pre-acquisition profits. It means a dividend of last year is paid by subsidiary company which is S company in current year. लेकिन जब आप लास्ट ईयर का डिविडेंड इस साल पे कर रहे हैं तो नेचुरली इट इज आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल एजम्पशन है आपकी इट इज आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। सेकंड है कि कंपनी डिविडेंड पे करके आपको करंट ईयर प्रॉफिट्स। तो सेकंड है कि डिविडेंड जो पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। इट मीन्स इसी साल कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और इसी साल उसको पे करती है। तो नॉर्मली इस डिविडेंड को हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो इट इज इंटरिम डिविडेंड। तो ये हमेशा माना जाता है आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। अब करंट ईयर प्रॉफिट आपको देखने हैं, नॉर्मली जो करंट ईयर प्रॉफिट होते हैं वो टाइम रेशो में डिवाइड हो जाते हैं। देखिए आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन इनका ड्यूरिंग द ईयर है, बट यदि आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन इन द बिगनिंग है फिर सारा ही प्रॉफिट हमारा करंट ईयर का रेवेन्यू माना जाता है। तो इट मीन्स जब भी आप डिविडेंड पे करते हैं देखिए इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स, तो ये आपका पोर्शन हो जाएगा इट इज अ पोर्शन इन ए टाइम रेशो। तो इट मीन्स बेसिकली आपको पहले ये चेक करना होता है जो भी कंपनी डिविडेंड पे कर रही है वेदर इट इज आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स और इट इज आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स। तो इट मीन जो इंटरिम डिविडेंड है देखिए जब टाइम रेशो में डिवाइड होगा इट मे बी आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, तो इट इज आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स और इट मे बी आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स। तो इसको हम डिफरेंशिएट करके हैं डिविडेंड को वेदर इट इज आउट ऑफ कैपिटल रेवेन्यू, क्योंकि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है होल्डिंग कंपनी की बुक्स में। तो अब देखते हैं जब ये डिविडेंड सब्सिडियरी ने पे किया है तो डिविडेंड ये रिसीव बाय होल्डिंग कंपनी। डिविडेंड इज रिसीव्ड बाय होल्डिंग कंपनी एंड और जो होल्डिंग कंपनी के पास है मेजॉरिटी शेयर और कुछ माइनॉरिटी के पास होता है इट मीन्स इट इज आल्सो रिसीव्ड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी पे कर चुकी है, होल्डिंग को रिसीव हो गया है, तो माइनॉरिटी को जो आपने पे कर लिया है सो इट इज नॉट शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बिकॉज दिस इज नॉट लायबिलिटी ऑफ नाउ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, इट इज ऑलरेडी पेड। बट वो होल्डिंग कंपनी को भी रिसीव हो गया है। होल्डिंग कंपनी के बुक्स में आपने चेक करना है बट जैसे करेक्ट ट्रीटमेंट। तो पहले देखते हैं बट करेक्ट ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी की बुक्स में करेक्ट ट्रीटमेंट बनता है जो डिविडेंड आपको रिसीव हो गया है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट से, तो वो हमारा जो है प्री एक्विजिशन डिविडेंड माना जाएगा, उसको हमने अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना है। और जो डिविडेंड आपको मिल रहा है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से ये आपकी इनकम मानी जाएगी, उसको आपने क्रेडिट करना है P&L में। तो इट मीन्स व्हाट विल बी करेक्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। जब डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिटेड और जो आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट उसको आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस कीजिए, इट मीन्स वो क्रेडिट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो दिस इज जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड और जो आपको मिल रहा है आउट ऑफ प्री एक्विजिशन होते हैं आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट से,
और जो आपको मिल रहा है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स, वो आपकी इनकम मानी जाएगी, तो ये क्रेडिट हो जाएगा होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दिस इज योर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, दिस इज योर करेक्ट ट्रीटमेंट। अब आपको देखना है होल्डिंग कंपनी की बुक्स में किस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट हुई है। देखिए कोई ये करेक्टली एंटर हो गया है, फिर को आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, होल्डिंग कंपनी की बुक्स में कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं होगी। बट कई बार क्या होता है होल्डिंग कंपनी इसको रोंगली ट्रीट कर लेती है, या तो सारा डिविडेंड उसने पीएनएल में डाल दिया है, या उसने सारा डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया है, उसको फिर हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो देखिए होल्डिंग की बुक्स में क्या पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट केस है देखो, इफ डिविडेंड received by so holding company means H is जो correctly anchored means जो हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड था वो हमने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस कर दिया है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया है। तो उस केस में आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। बस नॉर्मली कई बार क्या होता है कि जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है वो रोंगली हम क्रेडिट कर देते हैं पीएनएल में, पोस्ट एक्विजिशन को नॉर्मली हमेशा ही पीएनएल में जाता है। इसमें सेकंड केस हो सकता है, तो इफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड which means a dividend paid by subsidiary company out of capital profits, so pre acquisition dividend received by holding company H is credited to P&L। बस प्री एक्विजिशन डिविडेंड था जो होल्डिंग को रिसीव हो रहा है और उसने क्रेडिट कर दिया पीएनएल में। प्री एक्विजिशन है तो ये करेक्टली एंटर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, पर आपने गलती से पीएनएल में क्रेडिट कर दिया है, तो उस केस में हमें इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। टू बी रेक्टिफाइड, उसके लिए आपकी एंट्री बन जाएगी पीएनएल जिसमें रोंगली क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दो, जिसे जो प्रॉफिट है जो लॉस अकाउंट, ये रेक्टिफिकेशन कर रही है एच कंपनी अपनी बुक्स में, तो ये एच का पीएनएल हम डेबिट कर रहे हैं, अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप कर दो क्रेडिट। इसमें एच की बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है ना तो उसमें से ये माइनस नहीं हुआ है, तो आपने क्या करना है, एक तो पीएनएल को डिडक्ट करना है, अपनी डिडक्ट बैलेंस ऑफ पीएनएल ऑफ होल्डिंग कंपनी, और एक आपने डिडक्ट करना है फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एच की बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट है आपकी इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी वो अपीयर होती है कॉस्ट पर, उस कॉस्ट में से आप इसको कर दो माइनस, तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है और पीएनएल की जो वैल्यू है वो करेक्ट हो जाएगी। तो एक और पॉइंट आता है, कई बार हमें ये नहीं मेंशन किया होता है कि सब्सिडियरी ने जो डिविडेंड पे किया है वैसे कि आपको कैपिटल और रेवेन्यू, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन इट इज नॉट स्पेसिफाइड, आपको ये स्पेसिफाई नहीं किया है विच प्रॉफिट्स आर यूज्ड और यूटिलाइज्ड बाय सब्सिडियरी कंपनी एस लिमिटेड टू पे डिविडेंड। लेकिन सब्सिडियरी ने जो डिविडेंड पे किया है उसके लिए कौन से प्रॉफिट हम यूज कर रहे हैं वो मेंशन नहीं किया है। तो इसलिए एग्जांपल लेते हैं, तो चलिए जैसे ये आपका करंट ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, लेट अस टेक 23 एंड दिस इज 22। गेको एक्विजिशन है आपकी 1 जुलाई 2022, इस गेको एक्ट ने शेयर एक्वायर किए हैं सब्सिडियरी के 80%, तो दिस इज गेको एक्विजिशन। अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट शो की तो आपको ये मेंशन किया है दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो एक आपके पास है कैपिटल प्रॉफिट्स, ये मैं एग्जांपल बना रहा हूँ उससे समझा रहा हूँ, देन इक्विटी रेवेन्यू प्रॉफिट्स। सपोज आपको मेंशन किया है कैपिटल प्रॉफिट हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है ऑफ पीएनएल ऑफ सब्सिडियरी जिस 50,000, यानी कि करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी जिस रुपीज 1 लाख। इसको फिर आप टाइम रेशो में डिवाइड करोगे, 3 मंथ्स हमारे बन रहे हैं प्री एक्विजिशन, 9 मंथ्स बन रहे हैं पोस्ट एक्विजिशन, तो इसको आपने डिवाइड कर दिया 3:9, टोटल एज 12 मंथ्स। इट मीन्स प्री बन जाएंगे आपके 25 और पोस्ट बन जाएंगे आपके 75,000। तो आपके पास टोटल प्रॉफिट्स आ गए, प्री के हैं 75 एंड जो पोस्ट की आंसू कमिंग 75। अब आपको ये मेंशन किया है कि जो सब्सिडियरी कंपनी है उसने डिविडेंड पे किया है
गेट इट गिवन, जिसे सब्सिडियरी कंपनी है एस लिमिटेड पेड डिविडेंड ऑफ ₹60,000 इन करंट ईयर। अब ये नहीं मेंशन किया कि ये पिछले साल का है या और इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, कुछ नहीं मेंशन किया। तो उसमें डिफरेंट केसेस क्या हो सकते हैं? तो पहला केस हो सकता है आपका वी कैन अज्यूम फीफो मेथड। फीफो मीन्स हम अज्यूम करते हैं कि इस डिविडेंड को पे करने के लिए पहले कंपनी कैपिटल प्रॉफिट यूटिलाइज करेगी। इट मीन्स डिविडेंड विल बी पेड तो फर्स्ट आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, और जो बैलेंस रह जाएगा इट इज जिसे फर्स्ट इट इज पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, और ये उससे ज़्यादा डिविडेंड है बैलेंस विल बी फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट से। तो इसमें देखो कैपिटल प्रॉफिट है 75 और हमने डिविडेंड पे किया 60,000, तो इट मीन्स जितना भी डिविडेंड है इस केस में 60,000 का डिविडेंड ऑफ ₹60,000, तो ये सारा आपका आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स माना जाएगा। इट इज आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। उसका ट्रीटमेंट अब हम इस के अकॉर्डिंगली करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा शेयर बनेगा इसमें वो आपका इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। देखा नंबर 1 केस। सेकंड केस कैन बी केस बी, तो इट कैन बी लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो में हम ये यूम करते हैं कि पहले कंपनी डिविडेंड पे कर रही है आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स, तो इट मीन्स इन दिस केस डिविडेंड will be paid so first so out of रेवेन्यू प्रोविजन। तो पहले हम यूम करेंगे कि डिविडेंड हम रेवेन्यू में से पे कर रहे हैं, तो आप देखो 60,000 है, रेवेन्यू प्रॉफिट 75, ये भी सफिशिएंट है। तो इस केस में सारा का सारा डिविडेंड ऑफ ₹60,000 ये आपका आउट ऑफ रेवेन्यू माना जाएगा। सो इट इज आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स। ये दो केस बनते हैं। थर्ड केस क्या है? यदि आपको ये मेंशन कर गया बाई चांस दिस डिविडेंड ऑफ ₹60,000 इज पेड इन करंट ईयर आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स, दैट इज केस नंबर सी। इट मींस केस सी इज, आपको ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स, कि हम इसको पे कर रहे हैं करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से। फिर अब देखिए करंट ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे टाइम रेशो में डिवाइड हो रहे हैं, तो अब आपका डिविडेंड भी टाइम रेशो में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स इज अपोर्शन, जो उसको आप अपोर्शन कीजिए इन टाइम रेशो। तो टाइम रेशो मीन्स कुछ डिविडेंड आपका माना जाएगा आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट और कुछ माना जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट में से। टाइम रेशो क्या है आपकी 1:3, तो इट मीन्स 60,000 का जो है आपका 1:3 मीन्स 1/4, जिसे जो 15,000, तो ये माना जाएगा आपका आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। तो इसमें जब एक्सपो शेयर मिलेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और जो बैलेंस है आपका 60,000 तो 3/4 जिसे 45,000, तो दिस विल बी कंसीडर्ड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स, राइट। तो ये भी आपको मेंशन किया है कि डिविडेंड की पेड आउट को करंट ईयर प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ टाइम रेशो में डिवाइड कर लीजिए। तो एक केस और भी हो सकता है, केस बी, जैसे हमने किया फीफो है लिफो है, अब ये मेंशन नहीं किया है डिविडेंड की पेड आउट ऑफ विच प्रॉफिट, तो किसी के बारे में प्रपोर्शन मेथड। प्रपोर्शन मेथड मीन्स जो टोटल डिविडेंड है आपका, टोटल डिविडेंड इज अपोर्शन इन रेशो ऑफ, अब सारे डिविडेंड को आप अपोर्शन कर लीजिए इन रेशो ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स रेशो रेवेन्यू प्रॉफिट्स। इसमें इन दोनों की रेशो में आप डिविडेंड को अपोर्शन कर सकते हैं। कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट्स की क्या रेशो है? तो इस एग्जाम्पल में देखो कैपिटल प्रॉफिट है 75, रेवेन्यू की 75, 1:1, तो उसमें जो टोटल डिविडेंड है ये आपकी बन रही है रेशो 1:1 इस एग्जाम्पल में। तो उसमें डिविडेंड जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा, हाफ विल बी आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स एंड हाफ विल बी आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स। लेकिन डिविडेंड का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको यही चेक करना है कि डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट में से आप पे कर रहे हैं या रेवेन्यू में से। कैपिटल में से है तो वो होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, रेवेन्यू है तो वो आपके होल्डिंग के P&L में क्रेडिट हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि वेदर ट्रीटमेंट गिवन बाय होल्डिंग इज करेक्ट और नॉट। यदि करेक्ट है तो आपने कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी है,
रोंग है तो उसको आपने रखना है रेक्टिफाई। तो अब एक फुल एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स सी एग्जांपल नंबर 5। तो इस एग्जांपल में मेनली हमने डिविडेंड का कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में, ऑन 1 अप्रैल 2022 एच एक्वायर्ड 70% शेयर इन एस लिमिटेड फॉर ₹3,40,000 एस जनरल रिजर्विंग P&L अकाउंट ऑन डेट डेट शो बैलेंस ऑफ 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। On 10th July 2022, S declared a final dividend of 10% per annum for the year ending 31st March 2022। तो 10th जुलाई को कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया पिछले साल का। एंड ऑन 10th जनवरी 2023 इट डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 8% फॉर करंट ईयर। ये हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया है आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट से। So X Limited credited the final dividend of 10% as well as interim dividend of 8% to its P&L account। X ने सारा डिविडेंड अपने P&L में क्रेडिट कर दिया है। On 31st मार्च बैलेंस शीट को टू कंपनीज आ रही गिवन। अब देखो एच और एस की बैलेंस शीट दी है आपको। शेयर होल्डर फंड्स हैं, शेयर कैपिटल 1 लाख 3 लाख, जनरल रिजर्व है, P&L का बैलेंस है, फिर क्रेडिटर्स हैं और एक आपका है अनक्लेम्ड डिविडेंड आल्सो इज गिवन। एसेट्स हैं और आपकी हैं फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है जैसे किसी शेयर होल्डर का एड्रेस चेंज हो गया है और उसको कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है। इट मीन्स डिविडेंड इज नॉट पेड टू अ शेयर होल्डर एंड रीजन में भी बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और जिसे कहा जाएगी बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। तो उस केस में अब देखो किसका एड्रेस चेंज हो सकता है। अब जो सब्सिडरी कंपनी है उसके पास होल्डिंग के एक तो होल्डिंग के पास शेयर है उसके और एक है माइनॉरिटी के पास। होल्डिंग के एड्रेस को पता ही है सब्सिडरी को, उसको तो मिल ही जाएगा। इट मीन्स दिस शेयर होल्डर कैन बी ओनली माइनॉरिटी शेयर होल्डर। दिस शेयर होल्डर कैन बी सो ओनली माइनॉरिटी शेयर होल्डर, क्योंकि उसी का एड्रेस जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो सब्सिडरी को अपनी होल्डिंग कंपनी एड्रेस को पता ही होगा, वो तो है ही हमारे पास, तो उसको तो डिविडेंड रिसीव हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसमें जो भी अनक्लेम डिविडेंड होता है जिसे ये ऑलवेज, तो इसको आपने हमेशा ही ऐड करना है एडेड टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इसको आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड कर दीजिए। इट मीन्स क्योंकि ये उनको अभी रिसीव नहीं हुए हैं तो ये एक तरीके से कंपनी की लायबिलिटी है कि वो हमने उसको पे करना है। तो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल 5 स्टार्ट करके हैं, जो इसमें आपको मेंशन किया है करंट ईयर जैसे 2022 टू 23। डेट ऑफ एक्विजिशन है आपकी 1 अप्रैल 2022 और क्लोजिंग डेट है आपकी 31 मार्च 2023। फिर आपको मेंशन किया है एच ने शेयर्स एक्वायर किए हैं सब्सिडरी कंपनी में एंड जिसे कि 70% शेयर्स है। फिर सब्सिडरी ने डिविडेंड पे किया है, एक को उसने डिविडेंड पे किया है 10 जुलाई को। सो वन डिविडेंड इज पेड ऑन 10 जुलाई। ये हम डिविडेंड पे कर रहे हैं पिछले साल का। इसमें से जब आप पिछले साल का डिविडेंड पे करेंगे उससे पिछले साल के सारे प्रॉफिट्स हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स हैं। इसमें दिस इज डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। तो एक कंपनी ने डिविडेंड पे किया है इंटरिम डिविडेंड, उसकी डेट आपको जैसे मेंशन की है क्वेश्चन में, जिसे 10 जनवरी, जिसे कि इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड एक में सब कंपनी ने स्पेसिफाई कर ही लिया है जिसे पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। तो ये है आपका आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। तो करंट ईयर प्रॉफिट देखो किस रेशो में डिवाइड होंगे। डेट ऑफ एक्विजिशन है आपकी 1 अप्रैल। करंट ईयर प्रॉफिट सारा पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा। इस केस में कोई टाइम रेशो अप्लाई नहीं हो रही है। इट मीन इंटरिम डिविडेंड इज आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स। ये सारा का सारा डिविडेंड आपका है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से। जब सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड पे कर देती है तो इसमें उसका P&L जो है वो डेबिट हो गया है, उसका बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। तो जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं सब्सिडरी का टू कैलकुलेट करंट ईयर प्रॉफिट, वो उसके लिए हम डिविडेंड को भी डेबिट कर गए हैं।
so that you can calculate what is correct profit made by subsidiary in current year. तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो अब आपके पास एक्स्ट्रा शेयर भी है, डेट ऑफ एक्विजिशन भी है, करंट ईयर भी है, टाइम रेशो है नहीं हमारी, सारा का सारा करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट माना जाएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सो वी आर शोइंग फर्स्ट वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी विच इज एस लिमिटेड। करंट ईयर है आपका 22 to 23, उसके लिए बना रहे हैं P&L अकाउंट फॉर द ईयर 2022 to 23। उसका परफॉर्मा देखिए आप, आपको बैलेंस दे रखा है एज ऑन 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। तो सब्सिडियरी के देखो P&L में बैलेंस है आपका 50,000। तो सबसे पहले चलो रिजर्व चेक कर लेते हैं। जनरल रिजर्व में बैलेंस है हमारा 80,000 ऑन 1 अप्रैल। बैलेंस शीट है सब्सिडियरी की, उसमें जनरल रिजर्व है 150। कितनी 150 माइनस 80, तो 70 हमने ट्रांसफ़र किया है करंट ईयर में टू जनरल रिजर्व, जिसे ये 70,000। तो पहले ओपनिंग था 80, नाउ अब आपकी बैलेंस शीट में है 150, इसमें 70 हमने ट्रांसफ़र किया है। फिर क्लोजिंग बैलेंस है देखो P&L का 90,000, जिसे ये टू बैलेंस CB 90। नेचुरली ये क्लोजिंग बैलेंस है, दिस विल बी आफ्टर डिविडेंड। अब डिविडेंड को भी ऐड कीजिए, तो एक आपने डिविडेंड पे किया है लास्ट ईयर का, डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, एक हम पे कर रहे हैं इंटरिम डिविडेंड, दिस इज ऑफ करंट ईयर। तो लास्ट ईयर का डिविडेंड है 10%। 10% डिविडेंड हम कैलकुलेट करके हमेशा पेगअप शेयर कैपिटल के ऊपर। शेयर कैपिटल है सब्सिडियरी का 3 लाख रुपीज़, 3 लाख इंटू 10% 30,000। फिर इंटरिम डिविडेंड है हमारा 8%, 3 लाख इंटू 8% 24,000। बैलेंस आ जाएगा आपका बाय प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, जिसे बैलेंसिंग फिगर। और ये सारा सारा ही हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है ये पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा, क्योंकि एक्विजिशन हो रही है इनका बिगिनिंग ऑफ ईयर में। तो जिस टोटल है 1,124 प्लस 90 214,000 माइनस 50,000 164,000 इज करंट ईयर प्रॉफिट। तो नेक्स्ट लेके प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो विच इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी एस लिमिटेड। इसमें आप शो कीजिए पहले इक्विटी एज ऑन एक्विजिशन डेट, इक्विटी एज ऑन एक्विजिशन, फिर आपकी पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी। तो जब डिविडेंड्स आ जाएंगे, एक आपको कॉलम शो करना है डिविडेंड पेड, और वो आप किस में से पे कर रहे हैं, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। तो इसका बर्पर देखें क्या होगा। सो फर्स्ट लेट अस शो शेयर कैपिटल, फिर आपके पास है जनरल रिजर्व, देन वी हैव P&L यानी कि करंट ईयर प्रॉफिट। तो आपको दिया है शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल इज गिवन 3 लाख ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। फिर आपको शो करने हैं कैपिटल प्रॉफिट्स, ये हैं आपके कैपिटल प्रॉफिट्स, और पोस्ट एक्विजिशन में आएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट में देखो आपके पास है जनरल रिजर्व, जिसे जो 80,000 जनरल रिजर्व। P&L का एक ओपनिंग बैलेंस है 50,000, करंट ईयर प्रॉफिट 164, ये सारा का सारा रेवेन्यू माना जाएगा। अब इसमें से माइनस करके आप डिविडेंड्स जो सब्सिडियरी ने पे कर दिए। अब आपको इनको ध्यान रखना है कौन सा डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट है, कौन सा रेवेन्यू। लास्ट ईयर का डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट में से माना जाएगा, इसको कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस कर दो 30,000। इंटरिम डिविडेंड हमारा रेवेन्यू में से 24,000। तो डिविडेंड भी है आपका आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट और आउट ऑफ रेवेन्यू। कैपिटल प्रॉफिट का डिविडेंड 30, उसको इस कॉलम में शो कीजिए 30,000 एंड 24,000। बस और कोई देखो एडजस्टमेंट नहीं है। नाउ यू टेक टोटल, तो टोटल शेयर कैपिटल 3 लाख, रेवेन्यू प्रॉफिट्स कैपिटल प्रॉफिट सॉरी 1 लाख, रेवेन्यू प्रॉफिट्स 140, डिविडेंड आपको कैपिटल प्रॉफिट 30,000 एंड 24। अब सबको डिवाइड कीजिए, पोर्शन कीजिए, बचेगा एच शेयर। एच का शेयर है 70%, बैलेंस है माइनॉरिटी इंटरेस्ट 30%। सो एच शेयर 210 इन शेयर कैपिटल, 90,000 minority, 1,70,000 and 30,000, 140 70%,
98,000, 42,000, 70%, 21,000 एंड 9,000। 24,000 का कीजिए आप 70%, 16,800, 7,200। अब देखो डिविडेंड का हमने सेपरेट कॉलम इसलिए शो किया है क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलेगा एच को, ये उसकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से करना है अपने माइनस, इसको मैंने रेक्टेंगल में शो कर दिया है। और जो डिविडेंड आपको मिला है रेवेन्यू प्रॉफिट में से, ये हमने क्रेडिट करना है पी&एल में। अब क्वेश्चन ने आपको मेंशन किया है एच हैज क्रेडिटेड फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट मीन्स ये को करेक्टली एंटर हो गया है, पर ये रॉन्गली एंटर हुआ है, इसको रेक्टिफाई करेंगे हम। माइनॉरिटी को डिविडेंड ऑलरेडी रिसीव हो गया है, तो इनकी कोई एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे। तो लेट अस सी रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो थर्ड वी आर शोइंग रेक्टिफाइड एंट्री, और ये आपने करनी है इन बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, एच की बुक्स में। मैंने गलती से इस डिविडेंड को पी&एल में क्रेडिट किया है, तो आप इसको कीजिए डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, और उसको इन्वेस्टमेंट में से कर दो माइनस टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट है आपका 21। तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। अब आपको फोर्थ आइटम कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। उसके लिए जब आप लेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एच कंपनी इन एस कंपनी, ये आपको देखो बैलेंस शीट में मेंशन की है 3,40,000 के शेयर आपने परचेज किए हैं, उसमें से आपको माइनस करना है जैसे 21,000 प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपकी करेक्ट आउटर आ जाएगी 319,000। इसको कंपेयर कीजिए बट जो एच का कितना शेयर है इन इक्विटी में, एच शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी एज ऑन एक्विजिशन, जैसे जो 210 प्लस 70,000, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आप लिख भी सकते हैं जैसे इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रॉफिट, जैसे 280। अब जो डिफरेंस है वो आपकी गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, इसमें कॉस्ट ज़्यादा है तो ये आपकी आ रही है गुडविल, तो दिस इज कमिंग 39,000 इज गुडविल। देन यू कैन कैलकुलेट, एक और देखते हैं कंसोलिडेटेड पी&एल, उसमें क्या इफेक्ट होगा आपको। उसमें देखें एक्स्ट्रा कितना बैलेंस है पी&एल में, ये आपको दिया है देखो, जैसे 210,000 ये एक्स्ट्रा बैलेंस है। फिर आप ऐड करोगे एक्स्ट्रा कितना शेयर है रेवेन्यू प्रॉफिट में 98,000, और एक आपने जो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की है पी&एल डेबिट हो रहा है, इसको आपने करना है माइनस 21,000। इट मीन्स ये आपके कंसोलिडेटेड पी&एल को भी इफेक्ट करेगी। तो दिस इज कमिंग 210 प्लस 98 माइनस 21, 287,000 is our consolidated P&L. Next, let us see minority interest. So, for sixth working note is minority interest. तो minority interest में हम लेंगे शेयर कैपिटल, कैपिटल प्रॉफिट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट्स, और डिविडेंड पेड आपने लेने नहीं है। और एक आपको बैलेंस शीट में दिया है अनक्लेम्ड डिविडेंड 1,000, दिस इज ऑलवेज एडेड टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो दिस इज कमिंग 90 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 1,000 is unclaimed dividend. So total is coming 90 plus 30, this is 120 plus 43, 163,000 is minority. Now let us prepare consolidated balance sheet. तो ये आइटम्स मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फोर्थ आइटम की देखो आपकी वर्किंग नोट में गुडविल आपने कैलकुलेट की है। फिफ्थ आइटम में हमने कैलकुलेट किया है कंसोलिडेटेड पी&एल। गुडविल है आपकी 39,000, कंसोलिडेटेड पी&एल है 287,000। और सिक्स आइटम भी लिख लेते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो जिसे यू 163। So now let us prepare consolidated balance sheet of H and S, which is as on 31st March 2023. तो जिसे prepared in books of holding company। तो अमाउंट है आपका रुपीज में, आप नोट नंबर भी लिख सकते हैं, नोट्स, डिटेल्स एंड पर्टिकुलर्स। तो फर्स्ट वी हैव इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट हैगिंग है शेयर होल्डर फंड से, उसमें आपको मिलेगा शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, कंसोलिडेटेड पी&एल, और उसमें है गुडविल, गैरिनो कैपिटल रिजर्व। तो आप देखिए शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी जिसे जो 1,00,000 रुपीज, सो जनरल रिजर्व इज गिवन 5,00,000, कंसोलिडेटेड पी&एल 287।
कंसोलिडेटेड P&L आपने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट नंबर 5, ये आप मेंशन कर लीजिए नोट नंबर 5। टोटल इज अवर 1587,000। देन सेकंड आपको शो करना है सेपरेटली माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसका भी वर्किंग नोट है आपका नंबर 6, टोटल 163,000। जो जो आपने वर्किंग नोट बनाए हैं उसके नंबरिंग आप कर सकते हैं और उसको आप बैलेंस शीट में शो भी कर सकते हैं। देन वी हैव नंबर थर्ड आइटम है आपके पास करंट लायबिलिटीज। इसमें आपको दिए हैं क्रेडिटर्स ऑफ एच कंपनी एंड एस कंपनी। क्रेडिटर्स हैं देखो आपके पास 170 एंड 80,000, टोटल इज 250। इसके लिए टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। देन वी हैव एसेट्स, इसमें नंबर 1 है आपकी नॉन करंट एसेट्स। तो इसमें आपको दी है देखो मशीनरी है, फर्नीचर है, मशीनरी फर्नीचर। यानी कि अवर गुडविल आपने जो कैलकुलेट की है, मशीनरी दोनों के एक्टर को होल्डिंग सब्सिडरी 625 प्लस 180, जिसे 805,000। यानी कि जो फर्नीचर है 85 प्लस 50 135। गुडविल देखो आपने कैलकुलेट की है 39,000। इसका वर्किंग नोट नंबर शो कर लीजिए नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर इज 4। देन वी हैव सेकंड करंट एसेट्स, इसमें आपको मिलेंगे स्टॉक डेटर एंड कैश एट बैंक, स्टॉक डेटर्स एंड कैश एट बैंक। सो स्टॉक इज 410 प्लस 190, दिस इज 6 lakh। देन डेटर्स है 1 lakh प्लस 80,000, 1,80,000 ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी बोथ। बैंक का बैलेंस है 120 प्लस 121, दिस इज 241,000। नाउ वी टेक टोटल ऑफ एसएसआई। तो टोटल जो लाइबिलिटीज हैं आपकी 1587 प्लस 163 प्लस 250, जिसे 20 lakh। एसेट्स हैं आपकी 805,000 प्लस 135,000 प्लस 39,000 प्लस 600,000 प्लस 180,000 प्लस 241,000, दिस इज आल्सो 20 lakh। दिस इज अवर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस लेक्चर में हमने मेनली डिस्कस किया ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय सब्सिडियरी कंपनी इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। ये टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू।